अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई ऐसा शेयर बताइए जो भारत के हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा शेयर जिसे मैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए जरूर रखना चाहूंगा, मेरे दिमाग में केवल एक ही नाम आता है, जिसका नाम है भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के भीष्म पितामह, जिनका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने काफी बुरा समय देख लिया, परंतु अब लग रहा है कि ये काफी उस बुरे समय से, जो कि पिछले कुछ महीनों के अंदर चल रहा था या एक साल के अंदर चल रहा था, वो उससे बाहर आ चुके हैं। कई सारे डेवलपमेंट्स हुए इस के अंदर रिसेंटली, जिसकी वजह से आपने देखा होगा शेयर प्राइस लगभग 20% बढ़ चुका है। बट 20% ऐसे शेयर्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके फंडामेंटल इतने मजबूत हैं, ऐसे सॉलिड हैं, और खासकर भारत सरकार के जो जो आज की डेट में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, या फिर इस करंट गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, उनके अंदर डिफेंस सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि डिफेंस के अंदर जो एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, भारत के जो डिफेंस के एक्सपोर्ट हैं वो असीम है। क्योंकि दुनिया ने बहुत देख लिया यूएस का एक्सपोर्ट, जो कि अनरिलायबल है, जो कि बहुत महंगा है। दुनिया ने देख लिया यूरोपियन कंट्रीज का, परंतु अब उनका एक्सपोर्ट की कोई वैल्यू क्या, मतलब वो फंसे हुए हैं खुद ही यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर। तो फिर दुनिया ने बहुत देखा रशिया का एक्सपोर्ट, परंतु रशिया वॉर के अंदर फंसा हुआ है। चाइना के माल पे ज्यादा किसी को विश्वास है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है। परंतु हमारा सामान परफेक्टली ट्राई एंड टेस्टेड है, जिसे रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट करके पूरे संसार को दिखाया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करता हूं। रिसेंटली इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया। ये क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर हम इनकी अगर परफॉर्मेंस को चेक करें तो देखेंगे कि देखिए, ये इस प्रकार की इंडस्ट्री है कि आप देखेंगे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन आता है, बहुत ज्यादा आता है। तो इसलिए इस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर भी आप क्या करिएगा, जून को मार्च से नहीं बल्कि जून को पिछले जून से कंपैरिजन करके देखिएगा। तो जून को जब आप जून से कंपैरिजन करेंगे तो टर्नओवर के अंदर आपको अच्छी खासी 10% से ज्यादा की ग्रोथ नजर आएगी। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है, सिमिलरली नेट प्रॉफिट के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआईज थोड़े से कम होते दिख रहे हैं, बट उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे भरा किसने है? डीआईआई ने। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स लगभग वहीं के वहीं हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कि जो स्पेस छोड़ा एफआईआई ने उसे डीआईआई ने भर दिया है। डीआईआई का मतलब इसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं और बड़े बड़े भारत के इन्वेस्टर्स आते हैं। ओके, अगर हम बाकी रेशोज की बात करें तो उसमें कोई रेशोज के अंदर भी कोई दिक्कत मालूम नहीं हो रही, परफेक्टली सब कुछ चल रहा है। और अगर हम टेक्निकल लेटेस्ट चार्ट की बात करें तो लेटेस्ट चार्ट के अंदर मैं अपने मेंबर्स को भी सिखाता हूं कि देखो मेंबर्स, देखो कोशिश किया करो देखने की, क्या कहीं एन बनने की कोशिश हो रही है? तो ये एक बड़ा सा एन यहां पर एक बनने की कोशिश हो रही है यहां पर। तो ये ट्रेंड लगभग ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। परंतु इसके पीछे से अगर मैं बैकएंड के अंदर फंडामेंटल का सपोर्ट देखो तो फंडामेंटल पे अब डिस्कशन करते हैं। देखिए, कंपनी के पास आज की डेट में जो ऑर्डर बुक है वो है 2.5 लाख करोड़ की। कंपनी की ईयरली टर्नओवर देखेंगे आप कितनी है? 30,000। 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है, यानी कि कितना हो गया? लगभग 8 गुना के करीब कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं। 8 साल की टर्नओवर के बराबर ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी लेके बैठी है। हालांकि ये एक दिक्कत का पॉइंट भी था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी एग्जीक्यूशन में। भाई ऑर्डर्स तो बहुत अच्छे हैं परंतु एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा था। इसकी सजा भी इन्हें मिल गई। क्या? भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है उससे इन्हें आउट कर दिया गया, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, क्योंकि वो बहुत जल्दी निपटाने की उसकी जरूरत है। परंतु क्या इससे इन्हें फर्क पड़ना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूज इनके पास ऑर्डर्स इन हैंड है। इन्हें तेजस डिलीवर करने हैं, मार्क 1, मार्क 1A, तेजस 2, इन सब की डिलीवरी करनी है। फिर रिसेंटली भारत सरकार ने इन्हें एक और गिफ्ट दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली 1 लाख करोड़ का एक ऑर्डर निकाला है, और जिसके अंतर्गत भारत के अंदर ही बहुत बड़ी संख्या में, नियर अबाउट अगर मैं कहूं 60 के करीब एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये कैपेबिलिटी भी किसके पास है? एचएएल के पास है। यानी कि ये गोइंग फॉरवर्ड विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स दे आर एक्सपेक्टिंग 90,000 करोड़ के और ऑर्डर। 2.5 लाख करोड़ की बुक्स के बाद एडिशनल की बात कर रहा हूं मैं। भाई ऑर्डर्स फ्लो कम होने का नाम नहीं ले रहा इनका, इतने जबरदस्त इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह है। अगली बात, अभी तक नासिक फैसिलिटी जो थी ना वो केवल
केवल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती थी, परंतु अब भारत की एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को देखते हुए नासिक की फैसिलिटी के अंदर भारत का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है सेकंड नंबर पे आफ्टर राफेल। तो सेकंड नंबर पे जो फाइटर जेट है जो कि डॉग फाइट में काम आता है। डॉग फाइट का मतलब जब प्लेन से टक्कर होती है हवा के अंदर, तो वहां पे जो भारत का फाइटर प्लेन है जिसका नाम है सुखोई 30 MKI, ये बहुत एडवांस वर्जन है और इसका एक्सपोर्ट भी भारत करता है, परंतु अभी तक हमें रशिया से लाइसेंस लेके इसे केवल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने का अधिकार था, बनाता रशिया था, परंतु अब रशिया से हमें एक और लाइसेंस मिल गया है कि हम इसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होने वाली है? नासिक के HAL के प्लांट के अंदर। तो ओवरऑल बात करें कि बहुत अच्छी खबरें कंपनी के लिए आनी शुरू हो गई हैं। एंड अभी तक प्रॉब्लम पता क्या अटकी हुई थी एग्जीक्यूशन के अंदर? कैसे? फॉर एग्जांपल जीई ने कंपनी को फंसा रखा था। जीई कौन है? जब ये HAL तेजस बना रहा है तो तेजस बनाते हुए इंजन की जरूरत पड़ती है। अब देखो इंजन की टेक्नोलॉजी ना आसान नहीं है, मतलब अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज देना आसान है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना आसान है, परंतु इंजन बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत ही टेक्निकल एडवांसमेंट इसमें चाहिए होती है। पूरे संसार के अंदर आप यूएस छोड़ दो, फ्रांस छोड़ दो, इंग्लैंड छोड़ दो, ये तीन तो सुपर लोग हैं जो कि इंजन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। फ्रांस में सैफरन, यूके के अंदर आपका रॉल्स रॉयस और आपके यूएसए के अंदर 2-3 कंपनी है जिनमें से जीई है। फिर आते हैं हम रशिया के पास इतनी गजब की कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद चाइना का भगवान मालिक है, वो पूरी तरह से रशियन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है इंजन बनाने के लिए। तो फिर भारत काफी टाइम से काम कर रहा था, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था कावेरी, परंतु उसको उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए हम डिपेंड हुए जीई पर। और जीई ने हमारे इस HAL के प्रोजेक्ट को 3 साल लगभग डिले करवाया है। 3 साल इसने इतना तड़पाया कि HAL की इज्जत की मिट्टी पलीत करने की पूरी कोशिश की। किसने? जीई ने, यूएस की कंपनी ने। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका दिमाग ना गलत दिमाग भी काम करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। यूएस की ये भी इच्छा है। फिलहाल अभी जीई ने डिलीवरी करनी शुरू की है 3 साल के डिले के बाद। अभी 8 या 10 रिसेंटली इंजन आए हैं और अगले 1 साल के अंदर 15 से 20 और इंजन आने बाकी हैं। परंतु इससे भी अच्छी खबर यह है कि भारत कावेरी 1 से सबक सीखते हुए अब कावेरी 2 पे काम कर रहा है और काफी ये एडवांस लेवल पे काम जा चुका है। कावेरी 2 के साथ साथ भारत अपने एडवांस फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहा है, जहां पर अब हमारे फाइटर जेट के इंजन भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ करेंगे। फिलहाल सबसे ज्यादा हमारी जो अब आशाएं हैं वो है कावेरी 2 से। अगर कावेरी 2 इंजन सक्सेस हो जाता है, जिसकी डेवलपमेंट को देखते हुए लगता है कि काफी एडवांस स्टेज तक ये इंजन पहुंच गया है, जो कि एक अचानक से सरप्राइज भारत सरकार ने दिया है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो भारत को कभी जीई जैसी कंपनियों का मुंह तक नहीं देखना पड़ेगा, जिन्होंने कि अचानक से इंजन की कॉस्ट 60-70 करोड़ से 200 करोड़ पर इंजन कर दी थी और इस प्रोजेक्ट को झटका देने की कोशिश की थी। परंतु कावेरी 2 आते ही ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो इसलिए HAL को भविष्य को लेकर मैंने कहा ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के भीष्म पितामह हैं, तो इनके भविष्य को लेकर मुझे कोई शंका नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। इन्होंने जो टफ पीरियड 1 साल में देखना था वो देख चुके हैं। परंतु अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ऐसा शेयर आप मुझे कहें कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, तो मेरे पास दिमाग में केवल एक ही नाम आ सकता है, वो है HAL। ये भारत के डिफेंस की रीढ़ की हड्डी साबित होगा। आज इस बात को लिख लीजिए आने वाले कई साल के लिए। परंतु इस क्लिपिंग को आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने का जरिया मानिएगा और भारतीय होने के नाते गर्व महसूस कीजिएगा कि वो कंपनी जो आज से 15 साल पहले केवल जो हमारे सैनिक होते हैं उनके शूज बनाने का काम करती थी, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का काम करती थी, आज वो क्या क्या डिलीवर कर रही है। तो एक हर भारतीय होने के नाते हमें गर्व महसूस होना चाहिए भारत सरकार पर और भारत सरकार के इस उपक्रम पर, भारत सरकार की उन मैं कह सकता हूं इनिशिएटिव्स में जिसमें भारतीय उपक्रम्स को महत्वता दी गई और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ऐसा जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया है कि मैं आज से 30 साल बाद भी अगर बात करूं तो मैं इस कंपनी के ऊपर आज बेट लगाने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज इस पूरी की पूरी क्लिपिंग को अपनी नॉलेज पर्पस से ही लीजिएगा, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन का जरिए
नजरिया नहीं, और भारतीय होने के नाते अगेन गर्वान्वित महसूस कीजिएगा। और अगर आप भी किसी और कंपनी के बारे में ऐसे ही एनालिसिस जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे जरूर लिख दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके पास एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे ये यूट्यूब इस वीडियो को और ज्यादा लोगों को दिखाता है और हमारी मेहनत, जो इतनी रिसर्च हम लोग करते हैं आपको शेयर करने के लिए, वो भी सफल होती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।